नमः संस्कृताय मित्रों। संस्कृत भाषा के पुनः 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश वर्ग 3 की परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप सीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट और किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों बनाने को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में 15 प्रश्न हमने गद्य पद्य से और 15 प्रश्न पेडागोजी से बनाने का प्रयास किया है। ऐसे ही प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं वर्ग 3 की परीक्षा में। सीटेट, रीट में पहले से ही इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम 30 प्रश्नों को। पहले यहाँ पर गद्य पद्य में से प्रश्नों को पूछा गया है, तो हम कुछ 15 प्रश्न गद्य पद्य में से उत्तरों को देखेंगे और फिर 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों 15 प्रश्न हम शिक्षा शास्त्र से संबंधित देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, पहले यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश को पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो पद्यांश है वह है सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्यः नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। तो यहाँ पर जो यह श्लोक है इसका अर्थ समझते हैं। सत्य अनृता च, कभी जो यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों इस श्लोक में नृप नीति। नृप नीति मतलब होता है, नृप मतलब राजा और नीति मतलब नीति। तो राजा की नीति राजनीति, राजनीति पर यहाँ पर बात चल रही है। तो राजनीति जो होती है, नृप नीति जो होती है वह अनेक रूप वाली होती है। राजनीति को अनेक रूपों में कहा है। तो राजनीति जो अनेक रूपों में कही गई है वह किसके समान है? वारांगना एव, वारांगनेव, वारांगना एव, वारांगना कहते हैं वेश्या को। तो वेश्या के समान राजनीति यहाँ पर बताई गई है। कैसे यह वेश्या के समान बताई गई है, अब उसको हम यहाँ से शुरू से समझते हैं। सत्यानृता च, सत्य च अनृता च, कभी यह सत्य बोलते हैं, कभी सत्य बोलते हैं, कभी असत्य भी बोलते हैं। जो राजनीति करते हैं वह कभी सत्य बोलते हैं, कभी असत्य बोलते हैं। परुषा, कभी कठोर हो जाते हैं, प्रियवादिनी च, और कभी प्रिय बोलने वाले हो जाते हैं। हिंस्रा दयालुरपि, कभी हिंसक हो जाते हैं और कभी दयालु हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं। चार्थ परावदान्या, चा अर्थ परावदान्या, कभी अर्थ परा मतलब अत्यधिक अर्थ को प्राप्त करने वाले लोभी हो जाते हैं, कभी वदान्या, वदान्या मतलब उदार हो जाते हैं। नित्य व्यया, नित्य कभी व्यय करने वाले होते हैं, कभी ज़्यादा धन का व्यय करते हैं। प्रचुर व्यया, व्यय मतलब व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। नित्य धनागमाच, और कभी नित्य धन का आगम करते हैं, अत्यधिक धन का आगम करते हैं। इस प्रकार राजनीति अनेक रूपों में होती है। जहाँ जैसी उपयोगिता होती है उस प्रकार के राजा लोग हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह इसका अर्थ था। अब हम इनके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, का अनेक रूपा विद्यते, अनेक रूप कौन है? तो दोस्तों यह हम पढ़ चुके हैं कि अनेक रूप जो है वह है राजनीति। राजनीति को यहाँ पर शब्द आया है नृप नीति। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, नृप नीति। दोस्तों आप पहले ही आप इसमें उत्तर बताएं, फिर मैं आपके लिए इसका उत्तर बताऊंगा, जिससे आप पहले से ही समझ करके उत्तर लगाते चलें। अगला प्रश्न है, प्रियवादिनी इत्यत्र कः प्रत्यय। प्रियवादिनी यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ऋणी, इनी, इ या फिर नी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऋणी। ऋणी प्रत्यय यहाँ पर है, ऋणी प्रत्यय। अगला प्रश्न, नित्यव्यया इत्यत्र समासः का। नित्यव्यया, नित्यव्यया यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर द्विगु? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बहुव्रीहि समास। नित्यव्यया क्या है?
तो नित्यव्यया राजनीति है, नृप नीति है, ऐसा अन्य अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, वारांगनेव इत्यत्र कह संधि, वारांगना प्लस इव, यहाँ पर कौन सी संधि हुई? तो वारांगना में जो अंतिम क्या है? आ, और यहाँ पर क्या है? इव। तो आ और ई मिलकर के हो जाते हैं दोस्तों, क्या हो जाता है? आ और ई मिलकर के हो जाता है ए, तो बन गया वारांगनेव। तो यहाँ पर दोस्तों जो संधि है वह है गुण संधि। आ के बाद ई, उ, री हों तो ए मिलकर के आ और ई मिलकर के ए होता है, आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, आ और री मिलकर के अर होता है, आ और री मिलकर के अल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर गुण संधि है। संधि के भी वीडियो अपलोड हैं दोस्तों, आप उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया है। अगला प्रश्न, श्लोकेस्मिन् छंदः किम, इसमें इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो इस श्लोक में जो छंद है वह है बसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बसंत तिलका छंद है। जिस बसंत तिलका छंद का उदाहरण है उक्ता बसंत तिलका तभ जा जगऊगा, मतलब तगण, भगण, जगण और अंत में दो गुरु, गऊ गा, तो अंत में दो गुरु होना चाहिए। तो ता, तगण, भगण, जगण, अंत में दो गुरु जहाँ पर होते हैं वहाँ होता है बसंत तिलका छंद। यहाँ पर आप मिला सकते हैं, पुनः इसको छंद की गणना, मात्राओं की गणना करके आप छंद को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सत्या इति पदस्य विलोम पदम किम भवेत, सत्या इस पद का विलोम पद क्या होगा? तो प्रियवादिनी, परुषा, अन्यता या वदान्या। तो दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द उसके जस्ट बाद ही दिए, जैसे सत्यान्यता, सत्य का अनृत, तो अनृत मतलब होता है झूठ और सत्य मतलब सत्य, तो इसका राइट आंसर है अन्यता, अन्यता। अगला प्रश्न, दयालु रपि इत्यत्र कः संधि विच्छेदः, दयालु रपि, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दयालु प्लस अपि, यहाँ पर दयालु रपि विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, तो दयालु में विसर्ग आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, दयालु अपि, दयालु रपि, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मूल्यांकनम कति विधम, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों यह जो प्रश्न, यहाँ पर जो कुछ प्रश्न आए हुए हैं अब ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। मूल्यांकनम कति विधम, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? तो त्रिविधम, एक विधम, द्विविधम या चतुर्विधम, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 1 प्रकार का या 4 प्रकार का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है द्विविधम, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथमं भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल क्या है? तो संस्कृत भाषा के शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल है श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। तो दोस्तों आप चाहे संस्कृत भाषा का कौशल हो, संस्कृत भाषा शिक्षण का भाषा कौशल हो, या फिर किसी भी भाषा का हो, उसमें एक ही रहता है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था LSRW, LSRW, यह इसका क्रम है। L मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब श्रवण, तो सबसे पहले नंबर पर होता है श्रवण। फिर इसके बाद S का मतलब होता है स्पीकिंग, भाषण, तो भाषण हो गया। R का मतलब होता है रीडिंग, पढ़ना, तो पठन कौशल, पा। इसके बाद W मतलब राइटिंग, राइटिंग का होता है लेखन, तो इसका हिंदी में यदि हम शॉर्ट रूप देखें तो श्रभा पले, यह आप ऐसा याद कर सकते हैं, यह क्रम है। तो सर्वप्रथम भाषा कौशल क्या है आप समझ गए होंगे, श्रवणम सर्वप्रथम भाषा कौशल है। अगला प्रश्न, उदाहरणानि प्रस्तुय नियमस्य कथनम इति कः विधि, उदाहरणों को प्रस्तुत करके
फिर उसके बाद नियम को बताना, यह कौन सी विधि है? तो दोस्तों सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि या आगमन विधि। यह प्रश्न बिल्कुल सरल है दोस्तों। आप वैसे तो आपने यदि विधियों के बारे में पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है डी, आगमन विधि। उदाहरणों को देकर के नियम की ओर आना आगमन विधि है, और पहले नियम बताना फिर उदाहरणों को समझाना ये निगमन विधि है। तो आगमन निगमन विधि दोनों व्याकरण शिक्षण की विधि हैं और यह एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं। इस निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, पहले नियम फिर उसके बाद उदाहरण, और इस आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। तो यह दोनों विधि आप समझ लें, और इसका जो राइट आंसर 70वें प्रश्न का यह है आगमन। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विधि कहा, प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो दोस्तों प्राचीनतम विधि जो है पारायण विधि, व्याख्या विधि, सूत्र विधि या फिर आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर है पारायण विधि। यह पारायण विधि प्राचीनतम विधि है, पारायण विधि। इसमें पारायण विधि का मतलब क्या है? तो पारायण विधि मतलब होता है नित्य प्रति पारायण करना, पाठ करना। जैसे एक शास्त्र है, उस शास्त्र का नित्य प्रति रोजाना उसको दोहराना, तो वह पारायण कहलाता है। तो पारायण विधि यह प्राचीनतम विधि है। शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, शिक्षण रुचिकर कब होता है? रुचिकर मतलब होता है अच्छा लगने वाला। तो शिक्षण जब चल रहा है तो वह रुचिकर कब होता है? विधियों के द्वारा, कौशलों के द्वारा, पुस्तक के द्वारा या फिर दृश्य श्रव्य साधनई, दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह समझ गए होंगे, डी इसका राइट आंसर है, दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा। दृश्य श्रव्य साधनों में आते हैं दूरदर्शन, ध्वनि यंत्रम, रेडियो, चित्रफलकम, चित्रपटः। तो इस प्रकार दोस्तों यह चित्रपट्टा वगैरह जो है यह दृश्य और श्रव्य साधनों में आते हैं। दृश्य मतलब दिखाई देने वाले, श्रव्य मतलब सुनाई देने वाले। दूरदर्शन है तो दोनों में आता है, दृश्य में भी और श्रव्य में भी। चित्रफलक वगैरह जो है वह देखने में आते। ध्वनि यंत्रम जो है और रेडियो जो है वह श्रव्य साधनों में आते हैं। इस प्रकार दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा शिक्षण रुचिकर हो जाता है। अब आगे यहाँ पर गद्यांश है, हम गद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्नों के उत्तरों को देंगे। गद्यांश को पहले समझते हैं। अथ का नाम संस्कृति। अब यहाँ पर संस्कृति क्या है? मनसः आत्मनः च संस्कारः परिष्कारः इति संस्कृति। मनसः मन का, आत्मनः आत्मा का, च संस्कारः संस्कार, परिष्कार ही संस्कृति है। मन का और आत्मा का संस्कार परिष्कार करना ही, शुद्ध करना ही संस्कृति है। संस्कृति मनः निर्मलम करोति, जो संस्कृति होती है वह मन को निर्मल करती है। विश्व संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति प्राचीनतमः। विश्व संस्कृतिषु, विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति जो है वह प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति आदर्श वाक्यानि सन्ति। भारतीय संस्कृति में आदर्श वाक्य हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी हों, सभी सुखी हों। वसुधैव कुटुम्बकम, यह वसुधा ही, धरती ही एक कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। यह भारतीय संस्कृति के मुख्य आधारभूत वाक्य हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों को कैसा मानना चाहिए? आत्मवत्, अपने आप के समान, मतलब अपने परिवार के समान। अहिंसा परमो धर्मः, यह भी एक भारतीय संस्कृति का मूल वाक्य है। अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा नहीं करना ही परम धर्म है, दूसरे जीवों को नहीं सताना ही परम धर्म है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, मातृवत माता के समान, परदारेषु पर स्त्रियों को मानना चाहिए, और परद्रव्येषु लोष्ठवत दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के द्रव्य धन पैसे को लोष्ठवत पत्थर के समान मानना चाहिए इत्यादि। इस प्रकार यह जो वाक्य हैं यह भारतीय संस्कृति के आधारभूत वाक्य हैं। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधाना वर्णाश्रम व्यवस्था युक्ता चास्ति। भारतीय संस्कृति जो है वह धर्म प्रधान संस्कृति है, धर्म की प्रधानता इसमें है। वर्णाश्रम व्यवस्था युक्ता चास्ति, और वर्ण
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण आश्रम व्यवस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आदि आश्रम व्यवस्था युक्ता चास्ति, युक्त है। भारतीय संस्कृति जो है धर्म प्रधान है और वर्ण आश्रम व्यवस्था से युक्त है। कर्म फलम पुनर्जन्म मोक्षवादः च अस्या प्रमुखा सिद्धांता सन्ति। कर्म का फल मिलता है, पुनर्जन्म होता है, मोक्षवाद, यह आत्मा यह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, यह इस संस्कृति के प्रमुख सिद्धांत हैं। सत्यस्य त्यागस्य अहिंसायाः च अत्र महत्वम वर्तते। सत्य का, त्याग का, अहिंसा का अत्र मतलब यहाँ इस संस्कृति में बहुत महत्व है। विश्वहितस्य मूलभूताः भावनाः भारतीय संस्कृतौ उपलभ्यन्ते। विश्वहित की मूलभूत भावनाएं भारतीय संस्कृति में उपलभ्यन्ते मतलब प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह भारतीय संस्कृति को लेकर के एक गद्यांश था। तो अब इसके हम प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। सर्वभूतेषु कीदृशा व्यवहारा करणीया। सर्वभूतेषु मतलब सर्व जीवों में, भूत मतलब होता है जीव, तो सभी जीवों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। इस प्रकार यह दोस्तों यह श्लोक है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह जानाति स पंडिता। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में मतलब सभी जीवों में कैसा व्यवहार करना चाहिए, आत्मवत। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वसुधैव इत्यत्र संधि विच्छेदः कार्या। वसुधैव इस पद का संधि विच्छेद करना है। दोस्तों गद्यांश के साथ साथ व्याकरणात्मक प्रश्न भी जरूर पूछे जाते हैं, तो आप व्याकरण को अच्छी तरीके से, जिसमें संधि, समास, कारक आदि को अच्छी तरीके से आप समझ लें, याद कर लें और सीख लें। तो अगला देखते हैं प्रश्न। वसुधा इसका संधि विच्छेद, तो वसुधा प्लस एव, वसुधैव, वसुधा प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है दोस्तों, तो वसुधा प्लस एव यह इसका राइट आंसर। इसका अर्थ भी क्या कहा था, वसुधा ही, धरती ही, तो एव का अर्थ होता है ही और वसुधा, तो वसुधा प्लस एव वसुधैव यह इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है लोष्ठवत व्यवहारा कुत्र प्रदर्शनीया। लोष्ठवत मतलब पत्थर के समान व्यवहार, कुत्र प्रदर्शनीया कहाँ पर दिखाना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, तो परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे का द्रव्य जहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरे का धन पैसा है, तो उसको हम लोष्ठवत, पत्थर के समान माने। अगला प्रश्न महत्वम इत्यत्र कः प्रत्यय। महत्वम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर त्वा प्रत्यय आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यांत जो रूप होते हैं दोस्तों यह हमेशा नपुंसकलिंग में चलते हैं, और तल प्रत्यांत जो रूप होते हैं वह हमेशा चलते हैं स्त्रीलिंग में। तल प्रत्यांत रूप चलते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग में, तो इसका राइट आंसर है डी। संस्कृति इत्यत्र कः उपसर्गः। संस्कृति इत्यत्र कः उपसर्गः, संस्कृति में उपसर्ग क्या है, तो सम, यहाँ पर माँ की बिंदी हो गई है, तो सम उपसर्ग यहाँ पर है, सम उपसर्ग। अगला प्रश्न कर्म फलम इत्यत्र कः समासः। कर्म फल यहाँ पर कौन सा समास है, तो कर्म फलम इत्यत्र कः समासः, तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष। और दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है, कर्म का फल कर्म फल, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, कर्मणः फलम कर्म फलम। अगला प्रश्न संस्कृति मनः निर्मलम करोति वाक्यमिदं लंग लकारे परिवर्तयत्। इस वाक्य को हमें लंग लकार में बदलना है, तो लंग लकार में बदलने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। ये संस्कृति मनः निर्मलम इतना ज्यों का त्यों रहेगा, आपको बस जो क्रिया दिख रही है, क्रिया यहाँ पर वर्तमान काल की है, तो वर्तमान काल को हमें भूतकालिक लंग लकार में बदलना है, तो करोति है यहाँ पर। अब करोति रूप का लंग लकार में क्या बनता है, अकरोत। तो इसका आप अब समझ गए होंगे उत्तर कौन सा सही है, संस्कृति मनः निर्मलम अकरोत, यह इसका राइट आंसर है बी, संस्कृति मनः निर्मलम अकरोत। अगला प्रश्न परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। परंपरा, अब यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। परंपरागत सहायक उपकरण है,
परंपरागत सहायक उपकरण क्या है? परंपरागत मतलब परंपरा से आया हुआ। तो दूरदर्शनम, श्यामपट्टा, मानचित्रम, आकाशवाणी। तो यह इसका राइट आंसर जो है वह है श्यामपट्ट। यह परंपरा से आ रहा है, पहले भी था और अभी भी है। श्यामपट्ट शिक्षक का एक अभिन्न अंग है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इस प्रकार भी कहा गया है। तो श्यामपट्ट इसका राइट आंसर है। कस्यापि नगरस्य भौगोलिकीं स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति को बोधयितुं मतलब समझाने के लिए, कीदृशस्य पाठ्योपकरण से किस प्रकार के पाठ्य उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। जब हम किसी नगर की भौगोलिक स्थिति को समझा रहे हैं तो किस प्रकार के पाठ्य उपकरण का हम प्रयोग करेंगे? मानचित्रस्य, पत्रकस्य, रेखाचित्रस्य या पुस्तकस्य। इसका राइट आंसर है मानचित्रस्य। मानचित्र का उपयोग हम करेंगे, मानचित्र के द्वारा ही हम समझाएंगे। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते? संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा किसके लिए है? दूरदर्शनस्य, चलचित्रस्य, संगणकस्य, आकाशवाण्या। तो संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते अस्ति? यह है संगणकस्य कृते। संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे सफल भाषा जो है वह है संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत की जो व्याकरण है वह एक निश्चित व्याकरण है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अन्य जो व्याकरण हैं उनकी व्याकरण ज़्यादातर बनी नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है यह प्राचीन भाषा है और प्राचीन भाषा की व्याकरण बिल्कुल एक परिपक्व ग्रामर इसकी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा क्या होती है? पृष्ठमेकम, वाक्यद्वयम, पंचवाक्यानि, एकम वाक्यम। दोस्तों यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की उत्तर सीमा जो होगी वह सिर्फ एक वाक्य की होती है। एक वाक्य में इसका उत्तर आ जाना चाहिए। यह अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। यदि लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछते तो आपको उसमें 2 से 3 वाक्य होना चाहिए। अति लघुत्तरात्मक में 2 से 3 वाक्य, लेकिन यदि अति लघुत्तरात्मक पूछा है तो सिर्फ एक ही वाक्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परिपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। निबंधात्मक परीक्षापेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा से कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा? तो विश्वसनीयता की बात यहाँ पर चल रही दोस्तों। तो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा, निबंधात्मक मतलब जिसमें बड़े क्वेश्चन के बड़े बड़े उत्तर लिखने पड़ते हैं, उस परीक्षा की अपेक्षा जो विश्वसनीय परीक्षा है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं, जैसे यही हम जो प्रश्न बता रहे हैं आपको, एक प्रश्न दिया है उसके 4 उत्तर दिए हैं, ये कहलाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा। तो यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा बहुत ही विश्वसनीय परीक्षा है, क्योंकि उसका एक निश्चित उत्तर होता है। लेकिन निबंधात्मक में, निबंध में हम कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं, तो वो उसकी विश्वसनीयता थोड़ी कम होती है। अब इसका अगला प्रश्न है, अधोलिखितस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादम करोतु। संस्कृत में अनुवाद करना है। वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं। वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं। इसके लिए अब हम देखते हैं। पहले तो सा त्वम अहम च विद्यालयं गच्छन्ति, सा अहम त्वम च विद्यालयं गच्छामः, सा अहम त्वम च विद्यालयं गच्छत, सा अहम त्वम च विद्यालयः गच्छामः। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है, अब यहाँ पर हम पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर वाक्य को बोलने वाला कौन है। तो वह, मैं और तुम 3 कर्ता यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर बोलने वाला कौन सा है, वाक्य कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वह, मैं और तुम।
मैं खुद के लिए बोल रहा है इसलिए, तो वह खुद वाक्य का प्रयोग कर रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रमुख है, तो मैं के अनुसार क्रिया आएगी। अब मैं के लिए अहम आता है और अहम के साथ आना चाहिए गच्छामि, लेकिन यहाँ पर हैं कितने लोग, 3 लोग, तो अहम के साथ गच्छामि ना आकर के इसी उत्तम पुरुष का बहुवचन आ जाएगा गच्छामः। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सा अहम त्वं च विद्यालयं गच्छामः, सा अहम त्वं च विद्यालयं गच्छामः। इसमें भी वही बात है, लेकिन इसमें यहाँ विद्यालयः एक वचन कर दिए, सॉरी प्रथमा विभक्ति कर दी है ना, यहाँ कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति वाला ए, बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, रीवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, रीवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो रीवर्ण का उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो रीवर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। री टू मतलब टवर्ग और रा और शा सा षटकोण वाला, तो इन सब के उच्चारण स्थान मूर्धा होते हैं। अगला प्रश्न, वाक्यमिदं संशोधयत, इस वाक्य का हमें संशोधन करना है, शुद्ध करना है। त्वं भिक्षुकम धनम यच्छसि, त्वं भिक्षुकम धनम यच्छसि, तुम भिक्षुक को धन देते हो, तो इसका हमें संशोधन करना है। अब दोस्तों इसमें जो संशोधन करना है वह त्वं यच्छसि, तुम देते हो, यह तो ठीक है, क्या दे रहे हो, कर्मकारक धनम भी ठीक है, लेकिन किसके लिए दे रहे हो, भिक्षुकम, तो यहाँ पर भिक्षुक को चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिए देने के अर्थ में, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वं भिक्षुकाय धनम यच्छसि, त्वं भिक्षुकाय धनम यच्छसि, यह बी राइट, इसका आंसर सही है, त्वं भिक्षुकाय धनम यच्छसि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूक्तेः समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, निम्नलिखित सूक्ति को सही पद चुन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आपने यह प्रमुख सूक्ति सुनी होगी कि स्वदेशे मतलब अपने ही देश में, पूज्यते पूजा जाता है कौन, राजा, लेकिन जो विद्वान होता है वह कहाँ पर पूजा जाता है, सर्वत्र, सभी जगह, कहीं पर भी चला जाए विद्वान अपने ज्ञान के कारण सभी जगह पूजा जाता है, लेकिन जो राजा होता है वह राजा सिर्फ अपने ही देश में पूज्य होता है, पूजा जाता है, तो विद्वान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अहम पुस्तकानि पठानि, अहम पुस्तकानि पठानि वाक्यस्य अस्य वाच्य परिवर्तनम करो, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन करने का नियम है दोस्तों सीधा सीधा, जहाँ पर 1 2 1 होता है वहाँ पर हमें 3 1 1 में बदलना पड़ता है, मतलब प्रथमा विभक्ति होती है उसको तृतीया में, द्वितीया जहाँ कर्म कारक होता है वहाँ पर प्रथमा विभक्ति आ जाती है, और यहाँ पर जो कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही थी अब यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो हम इसको अहम को जो प्रथमा विभक्ति का है अब इसको तृतीया में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, मया, तो मया यहाँ पर भी दिया है, मया यहाँ पर भी है, मया सी में भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये तो पहले ही हट गया। अब इसके बाद पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में दोनों में एक से रूप बनते हैं, तो पुस्तकानि ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पर भी पुस्तकानि दिया हुआ है, यहाँ पर भी पुस्तकानि दिया हुआ है, ये पहला वाला भी हट गया। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो पुस्तकानि देखो दोस्तों बहुवचन में है, और पुस्तकानि यहाँ पर पठ्यते एक वचन की क्रिया दी हुई है, यहाँ पठ्यन्ते बहुवचन की क्रिया दी हुई है, तो यह राइट आंसर है सी, बहुवचन की। अगला अंतिम प्रश्न, वकारस्य उच्चारण स्थानम किम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो वकारस्य दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ, तो वकार का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। इस प्रकार दोस्तों ये 30 प्रश्न हुए, 15 प्रश्न गद्य पद्य से, 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से। तो मित्रों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें।
यह वीडियो नंबर 10 थी। हमने इससे पहले 9 वीडियो बना दी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं जो कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण आदि से संबंधित हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा के सभी वीडियोस अपलोड हैं, आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।